हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसको हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी की अपने आप में टेट एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिसिस थ्योरी, हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है, ये पर्सनैलिटी पर बेस्ड है। ओके, इससे हम क्या करते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं कि किसका व्यक्तित्व कैसा होता है। वो डिपेंड करता है इन बातों पर जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने 1905 में जो साइको एनालिसिस थ्योरी है ये प्रतिपादित की, और इनका जो जन्म हुआ 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु होती है 1939 में। ठीक है, एक प्रकार से जो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और सिगमंड फ्राइड क्या है, हमारे फेमस ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है कि जो एक प्रकार से जो ह्यूमन सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसकी स्टडी की जाती है, उसकी डिजीज़ की क्या है यहाँ पर स्टडी की जाती है। उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है हमारे नर्वस सिस्टम से, उसकी स्टडी की जाती है, वही हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है। क्लियर। और एक प्रकार से जो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं वो द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस माने जाते हैं, यानी क्या, साइको एनालिसिस के ये फाउंडर माने जाते हैं। अब साइको एनालिसिस होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, साइको एनालिसिस के अंदर जो साइको एनालिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है, और उसकी स्टडी करके क्या है, डायलॉग्स के माध्यम से क्या है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर। आपने देखा होगा कि जो साइको एनालिस्ट होते हैं और जो पेशेंट होता है, साइको एनालिस्ट जो पेशेंट की क्या करता है, डायलॉग्स के माध्यम से क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। क्लियर। तो ये क्या थे, तो ये न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ ये साइको एनालिस्ट भी थे। ओके, तो सिगमंड फ्राइड यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो दो एस्पेक्ट पर क्या है, डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड और सेकंड है स्ट्रक्चर मॉडल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है, यहीं से हमारे क्या है मेनली क्या है क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारा माइंड है, इसमें बहुत सारा क्या कंटेंट होता है, और ये अपने आप में क्या है, एक सिस्टम होता है। जब कंटेंट और सिस्टम का आपस में इंटरेक्शन होता है, उससे ही क्या होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो निर्धारित होती है। क्लियर। हमारी पर्सनैलिटी निर्धारित होती है। एक प्रकार से जो कंटेंट और जो सिस्टम होता है हमारे माइंड के अंदर, उसका जो इंटरेक्शन होता है वही क्या, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड एंड स्ट्रक्चर मॉडल। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या है, इस चीज़ की क्या यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड की यहाँ पर अगर बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड जो है हमने 3 लेवल पर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर 3 लेवल ऑफ माइंड यहाँ पर बताए गए हैं, 3 लेवल ऑफ माइंड बताए गए हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा। फर्स्ट वन इज कॉन्शियस, सेकंड सेमी कॉन्शियस और थर्ड है अनकॉन्शियस। हिंदी में कॉन्शियस को हम चेतन मन बोलते हैं, चेतन मन बोला जाता है। ओके, और सेमी कॉन्शियस को अर्चेतन मन हम इसको कहेंगे। ठीक है, और अनकॉन्शियस को अचेतन मन सिगमंड फ्राइड ने कहा। अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सेमी कॉन्शियस माइंड क्या होता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जो कॉन्शियस माइंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट होता है, 10% होता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे माइंड का लगभग 90% होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिगमंड फ्राइड ने हमारे माइंड को कंपेयर किया किससे, बर्फ से। यानी कि एक बर्फ को, जब एक आइस को हम क्या है, जब क्या करते हैं, एक पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद क्या है, उसका
10% हिस्सा ही क्या है ऊपर हमें दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा उसका क्या है पानी में चला जाता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बर्फ़ का टुकड़ा जब हम पानी में डालते हैं तो उसका 90% जो हिस्सा है, 90% जो हिस्सा है वो पानी में डूब जाता है और 10% हिस्सा ही हमें क्या है दिखाई देता है। और बीच में क्या एक लेयर बनती है जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को क्या करती है, अलग करती है। क्लियर। तो जो हमें ऊपर दिखाई देता है, बर्फ़ का जो हिस्सा में ऊपर दिखाई देता है वो हमारा बताया सिगमंड फ्राइड ने, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और जो पानी में डूब जाता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। और जो एक लेयर बनती है जो ना तो कॉन्शियस होती और ना ही जो अनकॉन्शियस होती, वो क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलिए अब इनको और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सेमी कॉन्शियस माइंड क्या होता है, या फिर अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है। देखो, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये रिलेट करता है एट प्रेजेंट से। भाई वर्तमान में हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी किससे रिलेट करती है, कॉन्शियस माइंड से करती है। हम एट प्रेजेंट खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या फिर और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी की सारी किससे रिलेट करते हैं, कॉन्शियस माइंड से। यानी कि कॉन्शियस माइंड में एक तरीके से हम ये कहते हैं कि एट प्रेजेंट हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें हमारे माइंड में होता है, वो हमें क्या है याद रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेमी कॉन्शियस की। सेमी कॉन्शियस में क्या है कि कोई भी चीज़ याद होते हुए भी याद नहीं हम उसे कर पाते। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो हमारे माइंड में होती है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको याद नहीं कर पाते। बट अगर हम अच्छे से चिंतन करते हैं, हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड पर स्ट्रेस डालते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय बाद हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं जो हमारे सेमी कॉन्शियस में होती है। यानी कि अगर ये जो लेयर है, अगर कोई बात यहाँ पर है कि हम उसको याद नहीं कर पा रहे, बट क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेस डालते हैं अपने दिमाग के ऊपर, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम अपने कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को लेके आ सकते हैं। क्लियर। तो ये बातें आपने मोटी मोटी जो है वो आपने याद रखनी है। अगर बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन की, अचेतन मन हम उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत जो बात एक बार चली जाती है तो उसको हम क्या है कभी भी याद नहीं कर सकते। एक तरीके से अचेतन मन में हमारी क्या है जो दमित इच्छाएं हैं उसका भंडार हम कह सकते हैं। यानी कि अचेतन मन हमारा क्या है, दमित इच्छाओं का भंडार है। इसमें हमारी वो इच्छाएं आती हैं जो बिल्कुल दब चुकी है, जिसको हम अब रिकॉल नहीं कर सकते या जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो हमारी क्या रहेगी, अचेतन मन के अंतर्गत आएगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर मॉडल पर चलेंगे। कॉन्शियस माइंड में मैंने क्या बताया, कॉन्शियस माइंड में एट प्रेजेंट जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे माइंड में एट प्रेजेंट स्टोर रहती है, वो हमारी कॉन्शियस माइंड रहेगी। सेमी कॉन्शियस माइंड जो ना तो हमारी कॉन्शियस होती ना अनकॉन्शियस होती, इसमें क्या है कि वो चीज़ें आती हैं जो हमें याद होते हुए भी याद नहीं कर पाते। बट हम जब अध्ययन करते हैं उस चीज़ को सोच विचार करते हैं, अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालते हैं, तो हम उस चीज़ को एक टाइम के बाद याद कर लेते हैं। अनकॉन्शियस माइंड तो ये बताया गया कि ये हमारी दमित इच्छाओं का भंडार है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे अचेतन मन में एक बार आ जाती है उसको हम दोबारा रिकॉल नहीं कर सकते या उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। ये हमारा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर मॉडल। जैसे कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि साइको एनालिसिस थ्योरी में सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी के दो एस्पेक्ट बताए थे। एक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड के अंतर्गत हमने बात की थी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की। उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रक्चर मॉडल, और स्ट्रक्चर मॉडल में हमारा इद, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों चीज़ें आती हैं। इद, ईगो और सुपर ईगो, एक प्रकार से ये क्या है, एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारे पर्सनैलिटी के क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं, और यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से समझ कर चलना भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर ईद होता क्या है। ईद की अगर बात करें, जो बच्चे एक प्रकार से इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, शैशव अवस्था में होते हैं, 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर अक्सर क्या है, हमें ईद देखने को मिलती है। इट मीन्स कि ईद जो होती है वो एक प्रकार से प्लेजर प्रिंसिपल काम करती है, यानी कि इच्छाओं की तृप्ति पर वो काम करती है। बच्चों को एक प्रकार से इमिडिएटली उस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, इमिडिएटली उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, भले ही उसके लिए कोई भी नियम है या हमारा जो रीति रिवाज है उसका उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं।
जो ईद की जो स्टेज है, ईद जो होती है वो इन्फेंसी स्टेज में होती है, शैशव अवस्था में देखने को मिलती है। और ये क्या करती है, रिलेटेड टू अनकॉन्शियस माइंड। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ये उससे रिलेट करती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 3 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उससे रिलेट करती है क्या, हमारी ईद। ओके, उसके बाद है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिजायर एंड नीड्स। मतलब हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं उनका क्या है, इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, वो इमीडिएटली क्या है, पूरी होनी चाहिए। ये ईद कहता है। ईद के अंदर क्या है, किसी भी चीज़ का क्या है, सेटिस्फैक्शन उसके तुरंत मिलना चाहिए। और ये प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है, मतलब इच्छाओं की तृप्ति होना, इच्छाओं की पूर्ति होना। भले वो भले वो उसकी इच्छा क्या है, सामाजिक है या सामाजिक है, वो नियमों और कायदे कानून के सीमा में आते हैं, सीमा से परे हैं, उसकी संतुष्टि पूरी होनी चाहिए। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। एक प्रकार से अनैतिक भावनाओं का संग्रह हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं तो आपको क्या है, ईद जो है अच्छे समझ में आएगा। होता क्या है कि पड़ोस के अंदर अगर किसी बच्चे के पास एक खिलौना है और हमारा बच्चा उस खिलौने को देखकर क्या है, उसको पाने की ओड़ लगा लेता है। अब बच्चे को यहाँ पर उसको प्लेजर प्रिंसिपल काम करेगा, उसकी इच्छा की तुरंत तृप्ति होनी चाहिए। वो कैसे भी हो, उसको चोरी करके लेके आए या कैसे भी कुछ भी करे, उसकी इच्छाओं की वहाँ पर तृप्ति होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। वो सामाजिक दायरे में आता हो या सामाजिक दायरे में नहीं आता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे को नहीं पता यहाँ पर क्या अच्छा क्या बुरा है, बस उसका सेटिस्फैक्शन यहाँ होना चाहिए। वही हमारी क्या होती है, ईद होती है। अब ईद के बाद हम बात कर लेते हैं ईगो। ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं सुपर ईगो क्या होता है। सुपर ईगो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो सामाजिक आदर्श होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनको आदर्श मानता है या उन्हीं को क्या फॉलो करके चलता है। ठीक है। यानी कि जस्ट जो हमारा ईद होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, सुपर ईगो होता है। हम ईगो की बात करेंगे। ईगो क्या है, इन दोनों में क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है, एक पुलिस मैन का काम करता है, उसको समझेंगे। तो हमारा जो सुपर ईगो है वो आदर्श और नैतिक स्वरूप को अपनाता है, यानी कि आइडियल बनने की कोशिश करता है या आइडियल बनता है। यानी कि वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो उसकी सामाजिक कायदे कानून से परे हो। ये एक तरीके से क्या है, वास्तविकता की परवाह नहीं करता। ये क्या करता है, वो आदर्शों पर जोर देता है। ठीक है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो सामाजिक नियमों से परे हो, भले ही उसके लिए कुछ भी हो जाए, वो उनको नियमों को नहीं तोड़ेगा। ये सुख और आनंद प्राप्ति के स्थान पर वही सामाजिक मूल्य, सामाजिक आदर्श उनको क्या है, उनको अपनाता है। सामाजिक मान्यता और नियमों का क्या है, वो पालन करके चलता है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं ईगो। तो मैंने आपको बताया जो ईद और जो सुपर ईगो है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं लगती। जो ईगो है वो दोनों में क्या है, एक मीडिएटर का काम करेगा, यानी कि एक पुलिसमैन का काम करेगा। देखो जो ईद है वो किस पर काम करती है, वो प्लेजर प्रिंसिपल काम करती है। सुपर ईगो जो है वो मोरलिटी प्रिंसिपल काम करती है। और जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। ये रियलिटी प्रिंसिपल काम करती है। और जो सुपर ईगो है ये नैतिक प्रिंसिपल पर काम करती है। जो ईगो है ये एक तरीके से पुलिसमैन का काम करती है, दोनों में मीडिएटर का काम करेगी। क्या करना है और क्या छोड़ना है ये कौन निर्धारित करेगा, ये ईगो निर्धारित करेगी। ठीक है। जो उसको ठीक लगेगा, जो दोनों में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये क्या करना क्या नहीं करना, ये ईगो ही हमें बताएगा। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं ईगो जो है वो व्यक्ति की विवेचना शक्ति है, जो वास्तविकता के धरातल पर क्या है, कार्य करती है। यानी कि ये रियलिटी बेस्ड क्या है, एक प्रकार से प्रिंसिपल काम करती है, वास्तविकता के धरातल पर ये काम करती है, व्यक्ति की विवेचना शक्ति पर ये काम करती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक यहाँ पर देखा और डिटेल में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब